शुरुआत किससे हो रही है? तो भैया फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत की बात की जाए तो भैया एक डेट याद आती है जिसका नाम है 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नाम का खूबसूरत शहर, हालांकि आज ये खूबसूरत है, उस समय पे ये खूबसूरत नहीं था। एक अलार्म की स्थिति थी, एक रेस्टलेसनेस की स्थिति थी, लोग काफी डरे हुए थे। किंग ने ट्रूप्स को और आर्मी को कमांड कर रखा था कि आप सिटी में आके तैनात रखिए, और लोगों के बीच में एक अफवाह थी कि भैया ये जो आर्मी आएगी ये शहरों में आएगी और शहरों में आके किंग के ऑर्डर पे ये गोलियां चलाना शुरू कर देगी। तो लोगों को लगा कि इससे पहले कि ये आर्मी हमको मारने लगे, हम अपनी मिलिशिया को बना के इस आर्मी को मारने लगते हैं। और 7,000 मैन और वुमेन इकट्ठे हो गए टाउन हॉल के सामने अपनी मिलिशिया खुद बनाने के लिए। आप बोलोगे भाई ये टाउन हॉल क्या है? तो देखिए ये रहा दोस्तों उस समय का टाउन हॉल। यहाँ पे एक पिक्चर नजर आ रही है जहां पे किंग इस बग्गी में बैठ के आपका इस टाउन हॉल में जा रहे हैं। इस टाउन हॉल में इंपॉर्टेंट मीटिंग हुआ करती थी। तो भैया लोग इसी टाउन हॉल के सामने खड़े होकर अपनी मिलिशिया बनाने लगे। पहले तो उनकी डिमांड थी कि हम किंग से मिलेंगे। किंग ऑब्वियस सी बात उनसे मिलेगा नहीं, किंग में बुद्धि तो है नहीं कि भैया हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, भैया खुद भी जूते पड़ सकते हैं, तो लोगों की बात सुनो। तो किंग ने कोई बात नहीं सुनी। आज की डेट में अगर आप कभी पेरिस जाते हो तो इस टाउन हॉल को होटल में कन्वर्ट कर दिया है, होटल डी विले फोटो। ये आपको दिख रहा है ना? तो ये उस समय का जो टाउन हॉल था वो कुछ आज ऐसा दिखने लगा है। ये एक बहुत ही आइकॉनिक बिल्डिंग है, ठीक है। तो फिर आप देखिए कि टाउन हॉल में जाके उन्होंने मिलिशिया बना दी, फिर बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में घुस गए लोग। कब? 14 जुलाई 1789 को। ये लोग आर्म्स चाहते थे, बंदूकें चाहते थे, क्योंकि इनको पता था कि आर्मी घुस रही है शहरों में तो कहीं ना कहीं आर्मी हम पे अटैक करेगी, तो हमें तैयार रहना चाहिए आर्मी को रिपेल करने के लिए, ठीक है। फिर आप देखोगे एक फोर्ट्रेस प्रिजन था जिसका नाम था बेस्टिले। बेस्टिले के बाहर सेवरल ग्रुप्स ऑफ पीपल इकट्ठा हुए। ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी में था। तो अगर आप बेस्टिले की बात करो, कुछ ऐसा दिखता था उस समय का प्रिजन। ये आप कह लीजिए कुछ ऐसा, ये इसका एक्सटीरियर था। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों ये बिल्डिंग आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करती है। इस बिल्डिंग को 14 जुलाई 1789 को तोड़ ताड़ के बेकार कर दिया गया। आज की डेट में अगर बात की जाए तो इसकी जगह पे ये मॉन्यूमेंट मिलेगा, ठीक है। प्लेस डी ला बेस्टिले, ये जो स्क्वायर है, ये जो मॉन्यूमेंट है, ये उसी जगह पे बना हुआ है पेरिस में जिस जगह पे एक समय पे ये बेस्टिले प्रिजन हुआ करता था, ठीक है दोस्तों। तो अब प्रिजन नहीं है तो उसको याद करने के लिए वो स्क्वायर बना रखा है। तो यहां पे लोग मार्च करके गए, इस प्रिजन को तोड़ के अंदर घुस गए। लोगों को लगा कि प्रिजन को तोड़ के अंदर घुसेंगे तो हमें कुछ बंदूकें मिल जाएंगी, उन बंदूकों से हम इन फोर्सेस से, इस आर्मी से लड़ सकते हैं। यहां पे थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो को रोकूंगा दोस्तों। आपको वही सारी बातें, वीडियो पे लाइक का बटन दबा दीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया है, दबाया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के इसके मेंबर भी बन सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो भाई बैस्टिले में घुस गए ये लोग फोर्ट्रेस प्रिजन में एम्यूनिशन की तलाश में। एम्यूनिशन इनको मिला नहीं। जो बैस्टिले का कमांडर था, जो किंग का आदमी था, वो मारा गया और इन्होंने प्रिजनर्स को रिलीज करा दिया। बट प्रॉब्लम थी कि केवल 7 ही प्रिजनर्स थे वहां पे। अब आप देखिए कि बैस्टिले से लोग वैसे ही नफरत करते थे, क्योंकि बैस्टिले कहीं ना कहीं किंग की पावर का रिप्रेजेंटेटिव था। डेस्पोटिक ऑफ पावर ऑफ द किंग को रिप्रेजेंट करता था ये बैस्टिले प्रिजन। तो ऑब्वियसली बात है लोगों को पसंद नहीं आएगा। तोड़ ताड़ के इसके पत्थर तक जाके लोगों ने मार्केट में बेच दिए। कुछ लोगों ने अपने घर में रख लिया कि देखिए हम उस दिन वहां पे थे जब हमने इस बैस्टिले को तोड़ दिया, ये देखिए हमारे पास सुविनर है, पत्थर तोड़ के लाए हैं। तो कुछ ऐसे इवेंट्स की शुरुआत हो रही थी जो आगे आने वाले समय में और तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो भैया दंगे फसाद होने लगे पेरिस में, कंट्री साइड में, पेरिस में, और फिर शहर के थोड़ा आउटस्कर्ट्स में, गांव के इलाकों में भैया दंगा फसाद होने लगा। ज्यादातर लोग ये दंगा फसाद क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो सबसे बेसिक चीज लोगों के खाने की, इंडिया में अगर आप बात करो लोगों के खाने की बेसिक चीज क्या है, तो आप बोलोगे रोटी या चावल। उसी तरीके से फ्रांस में, पेरिस में लोगों के लिए जो बेसिक स्टेपल डाइट थी वो थी ब्रेड की। भाई ब्रेड के दाम इतने बढ़ गए थे, लोग ब्रेड ही नहीं खरीद पा रहे हैं, खाने का सामान नहीं उनके पास। तो आप देखिए यहां पे एक ऐसा सीरीज ऑफ इवेंट शुरू होगा जिसमें फाइनली आप देखोगे कि फ्रांस के किंग को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। वो किंग जब चलता था तो ऐसा लगता था भगवान चल रहा है। वो किंग जब खड़ा हो जाए तो 10 लोग ऐसे कह जाएं। वो किंग जब किसी स्ट्रीट से निकले, कोई नजर ऊपर उठा ले तो उसका सर कलम करवा दे। उस किंग का ही सर कलम कर दिया, गिलिटीन कर दिया। और जब ये सब कुछ शुरू हुआ था ना 14 जुलाई 1789 को, किसी ने भी ये एसेस नहीं किया था, किसी ने भी ये प्रिडिक्ट नहीं किया था कि आगे आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है। यहां पे आपको ये बैस्टिल प्रिजन यहां पे नजर आ रहा है। स्टार्मिंग ऑफ द बैस्टिल की ये फोटो बनाई। जब बैस्टिल प्रिजन को गिरा दिया गया ना, बहुत सारे पेंटर्स ने इसकी पेंटिंग बनाई। तो अब
ये सब कुछ हुआ क्यों, इसको समझने के लिए हमें पहुंचना पड़ेगा फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। देखिए 1774 में, वैसे बहुत लंबे समय से फ्रांस में बुर्बन फैमिली का राज था। ये जो लुई किंग्स थे ना फ्रांस के, ये इसी बुर्बन डायनेस्टी के थे। तो जब लुई 16 गद्दी पर बैठे तो केवल 20 साल के थे। इनकी शादी हुई थी एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनियट के साथ। ना ही लुई 16 में बुद्धि थी और ना ही इनकी वाइफ मैरी एंटोनियट ने बुद्धि थी। राजघराने में पैदा हुए दोनों लोग थे, इनको क्या मतलब जनता की प्रॉब्लम से, इनको तो ये भी नहीं पता था कि जनता क्या प्रॉब्लम झेल रही है। ये अपनी ही दुनिया में रहते थे, इनको कोई मतलब नहीं था। उस समय की जो सोसाइटी थी ना, उस समय पे किंग क्या समझता था, दैट आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, मैं भगवान का बंदा हूं, और जब मैं भगवान का बंदा हूं तो मैं आंसर किसको करूंगा, भगवान को करूंगा। जब भी कोई सरकार चुनी जाती है, राजा होता है, उस राजा से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लोगों को आंसरेबल होगा, वो लोगों के लिए काम होगा, और जब लोगों को पसंद नहीं आएगा तो राजा को हटा देंगे। लेकिन यहां कोई कंसेप्ट ही नहीं है, भाई हम तो वही करेंगे जो हम चाहते हैं, हमें तो भगवान ने अपॉइंट किया, तुम सारी हमारी बात मानोगे। तो ये कंसेप्ट था। अच्छा देखिए, डिक्टेटरशिप भी होती है ना, उसमें अगर राजा काबिल हो तो बात अलग हो जाती है। बहुत ऐसे डिक्टेटर्स देखे गए दुनिया भर में जो कि काबिल हैं, जैसे मुस्तफा केमल आतातुर्क जो कि टर्की के डिक्टेटर थे, वो एक काबिल इंसान थे, अच्छे डिक्टेटरों की कैटेगरी में उनको माना जाता है। बहुत सारे पागल डिक्टेटर्स भी आए हैं जो कि एफिशिएंट रहे, जैसे कि हिटलर एक एफिशिएंट डिक्टेटर था बट आधा पागल था, तो गधों की तरह किसी को भी मारे ही जा रहा है, मारे ही जा रहा है। ये जो थे ना आपके लुई 16, ना ये एफिशिएंट थे, ठीक है ना, इनमें बुद्धि नहीं थी, ये आधे दिमाग के थे लुई 16। तो बहुत हद तक किसी मतलब इनके कोर्ट में कुछ इस प्रकार की पॉलिटिक्स चलती थी कि कोई किसी ने ज्यादा मक्खन मार दिया एक दिन में तो उसकी तरफ हो गए, दूसरे दिन किसी और ने ज्यादा मक्खन मार दिया तो उसकी तरफ हो गए। तो पेंसिल और चॉकलेट पे जैसे बच्चे लड़ते हैं वैसे ही आपस में लड़ा करते थे। जब ये किंग बने तो उन्होंने देखा कि इनकी ट्रेजरी खाली है भाई, बहुत लंबे समय से फ्रांस जंग लड़ रहा था, तो भाई ट्रेजरी बंद हो गई थी। तो कुल मिला के लुई 16 जब देख रहे हैं कि ट्रेजरी खाली हो गई है, सरकारी खजाने में पैसा नहीं है, तो जंगें नहीं लड़नी चाहिए। अब एक प्रूडेंट फाइनेंशियल दिमाग तो यही बोलेगा, लेकिन नहीं, लुई 16 ने फ्रांस की जो लड़ाई थी अंग्रेजों के खिलाफ वो चालू रखी और 13 अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाने में फ्रांस ने मदद की। आपको पता है ना कि भाई जो 13 इंडिपेंडेंट कॉलोनीज थी अमेरिका की, उन्होंने जुड़ के एक देश बनाया। ये कब हुआ था, ये नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। फर्स्ट अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगर याद हो तो, मैंने बता रखा है कहीं ना कहीं, हालांकि वर्ल्ड हिस्ट्री पे अलग से वीडियो नहीं बताई है, बट अपनी दूसरी वीडियो से मैंने बता रखा है। तो लुई 16 के अंदर फ्रांस ने ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई जारी रखी, अमेरिकन कॉलोनीज को आजादी दिलाई। अब लॉजिकल बात तो ये है कि जब आपके पास पैसा नहीं है तो आपको अपने पैसे खर्चा कट करना चाहिए, लेकिन ये वॉर में इन्वॉल्व रहे। कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, पहले ही इनके आने से पहले 2 बिलियन लिवरे का उधार हो चुका था, डेप्ट हो चुका था। लिवरे उस समय पे एक करेंसी थी फ्रांस में, अभी के लिए लिवरे नहीं चलती, इसको डिस्कंटिन्यू कर दिया गया। वॉर में पार्टिसिपेट करने के चक्कर, अमेरिका को आजादी दिलाने के चक्कर, अमेरिका को क्या आजादी दिला रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, 1 बिलियन लिवरे का लोन और हो गया। और जो लोग अब फ्रांस को लोन दे रहे थे वो अब लोन पे इंटरेस्ट मांग रहे थे। तो जब आपको कोई लोन देगा, पैसा देगा, तो आपको उसके ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। 10% का ब्याज मांगा जा रहा है। ब्याज आप कहां से दोगे, ब्याज भी तो आप टैक्सों के पैसों से देंगे। फिर भाई सरकार को चलाने के लिए बहुत सी और चीजें चाहती हैं। आपको आर्मी मेंटेन करनी है तो आर्मी का खाना, राशन, पीना, उसकी सैलरी, कोर्ट्स मेंटेन करते हैं, यूनिवर्सिटीज मेंटेन करनी, गवर्नमेंट ऑफिस मेंटेन करने, आपके खुद के भी खूब शौक हैं। तो भैया रानी मैरियो एंटीनोट के साथ 250, 300, 400 दासियां होंगी, कोई पैर दबा रहा होगा, कोई कंघे से बाल काट रहा होगा, ठीक है, कोई कपड़े इस्त्री कर रहा होगा, ठीक है, कोई नहला रहा होगा। तो इस तरीके के तो इनके शौक थे और इन शौकों में पैसा खत्म होता है। ओके, तो सरकार के खर्चे बहुत हैं और सरकार के पास पैसा है नहीं, तो आप करोगे क्या, आप टैक्स मांगोगे। अब जब बात आती है टैक्स मांगने की, तो टैक्स कौन देता था। सबसे पहले इसके लिए आपको फ्रेंच की जो सोसाइटी थी उसका सेटअप देखना पड़ेगा। फ्रेंच की सोसाइटी में 3 एस्टेट्स हैं। एक है फर्स्ट एस्टेट जिसमें आता है क्लर्जी, एक है सेकंड एस्टेट जिसमें आता है नोबिलिटी। सबसे पहले तो देखिए कि क्लर्जी और नोबिलिटी होता क्या है। लिवरे, जो कि मैंने बताया यूनिट ऑफ करेंसी थी, फ्रांस में 1794 में डिस्कंटिन्यू होगी। क्लर्जी, ग्रुप ऑफ पर्संस इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च। देखिए दोस्तों, उस समय की सोसाइटी में ना चर्च की काफी चलती थी, धर्म की काफी चलती थी, रिलीजन की काफी चलती थी, इसलिए क्लर्जी की काफी चलती थी। ओके, तो ये थी क्लर्जी, मतलब धर्म के रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद अगर आप बात करो नोबिलिटी की, नोबिलिटी कौन थे, जो अमीर क्लास के लोग थे। तो भाई किंग, तो किंग का भाई होगा, उस भाई के बेटे होंगे, उनके रिश्तेदार होंगे, ये सब नोबिलिटी में आते थे। तो ऊपर नंबर 1 क्लर्जी, नंबर 2 नोबिलिटी, नंबर 3 पे कौन है, तो भैया नंबर 3 पे आपको 3 क्लासेस नजर आ रही हैं। जो थर्ड स्टेट है ना फ्रांस की सोसाइटी का 1794 का, यूनिफॉर्म नहीं है।
उसमें भी लेवल्स हैं। सबसे ऊपर लेवल पे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स। दूसरे नंबर पे पीजेंट्स एंड आर्टिसंस। तीसरे नंबर पे और स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलैंड, लेबर, सर्वेंट। तो ये तीन तबकों में सटी थी फ्रेंच सोसाइटी। पहला तबका थोड़ा वेल ऑफ था, दूसरे तबके की हालत खराब थी, तीसरे तबके की हालत बद से बदतर थी। इसको बोला जाता है सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स। और तीसरे एस्टेट्स के अंदर भी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। ये तीसरा स्टेट भी बहुत सारी हायरार्की, बहुत सारे लेवल्स में बटा हुआ था। ठीक है, तो भैया ये जो फ्यूडल सिस्टम था ये मिडिल एजेस से चल रहा था, और कहीं ना कहीं आप देखोगे 1789 तक ही चलता ही रहेगा। 1789 के बाद कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की जाएगी, बट वो चेंजेस उतने यूजफुल होंगे नहीं। उस पर हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। तो ये फिगर 2 क्या दिखा रहा है कि भैया फ्रेंच सोसाइटी 3 सिस्टम्स में ऑर्गेनाइज थी। मैंने आपको बताई दिया, पीजेंट्स 90% पॉपुलेशन थे। ठीक है, कुछ पीजेंट्स के पास अपने लैंड थे, ऐसे बहुत कम पीजेंट्स थे जिनके पास अपने खुद के लैंड थे, ज्यादातर दूसरों के लैंड पे कल्टीवेशन करते थे। 60% लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल्स, चर्च एंड रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। उसके बाद अगर आप बात करिए, जो पहले 2 एस्टेट्स हैं, क्लर्जी और नोबिलिटी, जिनका मैं बता चुका हूं कि ये कौन है, इनको बहुत से प्रिविलेजेस थे, इनको टैक्सेस नहीं भरना थे, फ्यूडल प्रिविलेजेस मिलते थे, इनके पास नौकर चाकर, कहीं पे भी जाना है तो बग्गी में जाएंगे, लोगों के सर झुके हुए होंगे। तो इस तरीके के बहुत से प्रिविलेजेस मिलते थे क्लर्जी को और नोबिलिटी को। ठीक है, पीजेंट्स की हालत काफी खराब थी। एक तो पीजेंट्स जो भी थोड़ा बहुत प्रोड्यूस करते थे, जिनका खुद का लैंड हो तो टैक्स ज्यादा देना पड़ता था, किसी और के यहाँ काम कर रहे हैं तो अपनी सैलरी पे टैक्स देना पड़ता था। प्लस अगर कोई फ्यूडल लॉर्ड बुलाता है, तो नोबिलिटी का कोई मेंबर बुलाता है या क्लर्जी का मेंबर बुलाता है उसके फील्ड में, उसके घर में काम करने के लिए, तो उनको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात है। उसके बाद अगर आप देखिए, चर्च एक टैक्स वसूलता था जिसका नाम था टिथेस। ये टिथे क्या है? दिस वाज अ टैक्स लेविड बाय चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो भैया टिथे कौन वसूलता था? टिथे वसूलता था चर्च। उसमें अगर आप देखोगे, देर इंक्लूडेड आर डायरेक्ट टैक्स। अच्छा, एक चीज और, चर्च वसूलता था टिथे, एंड ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैव टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। एक प्रकार का टैक्स था जो सीधे राज्य के प्रकार पास जाता, सरकार के पास जाता था। जो टैक्स सीधे सरकार के पास जाता था उसको बोला जाता था टैले। जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे ना, उनको टैले देना पड़ता था। बहुत प्रकार के टैक्सेस देने पड़ते थे, जिसमें डायरेक्ट टैक्स भी थे, इनडायरेक्ट टैक्स भी थे। इनडायरेक्ट टैक्सेस में एवरीडे कंजम्पशन यानी नमक के ऊपर टैक्स, टोबैको के ऊपर टैक्स। तो नमक के ऊपर बैन और टैक्स केवल इंडिया में नहीं था, उस समय की फ्रांस की सोसाइटी में भी था। तो कहीं ना कहीं टैक्सेस भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल इस थर्ड स्टेट पे आती थी, यानी कि क्लर्जी को और नोबिलिटी को किसी भी प्रकार का कोई टैक्स देना ही नहीं है। ओके, तो थर्ड स्टेट वाले लोगों का खून चूस रखा था। और यहां पे एक फोटो ने बहुत प्रॉपर तरीके से उस समय की सोसाइटी का वर्णन किया है। देखिए इस फोटो में क्या दिखाया जा रहा है। एक रिच मेंबर बैठा है, नोबिलिटी का ही लग रहा है, ये क्लर्जी तो नहीं लग रहा है, क्लर्जी थोड़ी पादरी वाली, थोड़ी चर्च वाली ड्रेस में आ जाएंगे। नोबिलिटी का एक पर्सन बैठा है, एक गरीब आदमी आके अपनी सेविंग्स इसको दे रहा है, और यहाँ पे देखिए इसका कितना पैसा है, उसके ऊपर गरीब आदमी अपनी और सेविंग्स डाल दे रहा है। तो यहाँ पे इस पिक्चर को क्या बोला गया? इस पिक्चर को बोला गया स्पाइडर एंड द फ्लाई। स्पाइडर एंड द फ्लाई मतलब कि भैया एक जो मकड़ी होती है वो कैसे एक छोटी सी फ्लाई को पकड़ के खा जाती है अपने खाने की तरह, कुछ उस तरीके से इसको स्पाइडर दिखा रखा है और इसको फ्लाई दिखा रखा है गरीब आदमी को। तो ये जो पुअर फेलो है, ये सब कुछ अपना लेके आ रहा है, इसके पास जो भी धान है, जो भी फल है, जो भी मनी है, वो सैलड है। ये फैट लॉर्ड बैठा है, और ये पर्सन आके फैट लॉर्ड को ये सारी की सारी चीजें देख देता है। ये फैट लॉर्ड इसकी तरफ एक बार ढंग से देख भी नहीं रहा है। तो आप यहां समझ सकते हैं, ये जो नॉबलमैन है ये स्पाइडर है, ये जो पीजेंट है ये एक फ्लाई है। ठीक है, द मोर द डेविल हैज द मोर ही वांट्स, यानी कि यहां पे देखिए डेविल के पास पैसा खूब रखा है, लेकिन इसको और चाहिए, आता ही जा रहा है। एक बार वो देख भी नहीं रहा उस पर्सन को जिसकी हालत खराब है। फिर बात करते हैं द स्ट्रगल टू सर्वाइव। अगर आप फ्रांस की आबादी की बात करो, 1715 में फ्रांस की आबादी 23 मिलियन, 2 करोड़ 30 लाख लोग। 1789 में फ्रांस की आबादी आ गई 28 मिलियन, 2 करोड़ 80 लाख लोग। तो अब आप देखो, आबादी बढ़ेगी तो फूड ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, भाई खाने के लिए तो पैसा चाहिए ना, तो उसके लिए प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स बढ़ाने पड़ेंगे। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स उस लेवल पे ला नहीं रहे, सरकार नोबिलिटी कर कुछ कर नहीं रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास ब्रेड खरीदने तक के पैसे नहीं है, मतलब वहां की रोटी खाने तक के पैसे नहीं है, इतने बुरे हालत है। और ब्रेड ही नहीं जो उनकी स्टेपल डाइट है। फिर आप देखोगे मोस्ट वर्कर्स, बहुत सारे वर्कर्स ऐसे थे जो कि लेबरर्स की तरह वर्कशॉप में काम करते थे। अब वो वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, उनका ओनर उनको कुछ तनख्वाह दे रहा है, वो तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, लेकिन ब्रेड के दाम बढ़ रहे हैं। एक समय ऐसा आ गया कि उनकी जो तनख्वाह थी ना, उस तनख्वाह से वो ब्रेड भी नहीं खरीद पा रहे हैं। तो एक तरफ एक तबका था जो अमीर होता जा रहा था, और ऐसा नहीं कि क्लर्जी नोबिलिटी अमीर हो रही थी, थर्ड स्टेट में जो बिजनेसमैन वाला तबका था वो भी अमीर हो रहा था। तो आप देखो कि सबसिस्टेंस क्राइसिस आ गई।
एक तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस आई लूटने के चक्कर में कि अमीर लोग गरीबों को लूट रहे हैं। दूसरा सब्सिस्टेंस क्राइसिस बहुत ज्यादा एग्रीवेट तब आ जाती थी जब सूखा पड़ जाता था, फेमिन आ जाता था, या कभी फसल खराब हो जाती थी। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब ये होगा कि उस किसान के पास अपने आप को सस्टेन करने तक के पैसे नहीं है, इसको बोला जाता है सब्सिस्टेंस क्राइसिस। बेसिकली दिस इज एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मींस ऑफ लाइवलीहुड इंडेंजर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपेंस, यहां पे ये चीजें आपको ऊपर भरनी है, बहुत ही आसान है। फिर बात करेंगे ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस, इसको हम लोग अगली वीडियो से टेकअप करेंगे दोस्तों। आराम आराम चीजें पढ़ा रहा हूं, वीडियो जल्दी मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।